क्या आपको कनाडा मूव करना चाहिए? इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं ये डिसाइड करने में कि आपको कनाडा मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आज का ये वीडियो पूरा हिंदी में। तो चलिए जानते हैं क्या है कनाडा के पास और क्या है आपके पास जो आपकी हेल्प कर सकता है ये डिसाइड करने में कि आपको कनाडा मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी कोई नया वीडियो आएगा आप लोगों को मिलेगा। इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं कनाडा मूव होने में, कनाडा में रहने में, और जो पैसे आप कमाते हैं उन सबको सेव करने में। सो बहुत सारा कंटेंट है इस चैनल में, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का वीडियो पूरा हिंदी में है। उन लोगों के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज हिंदी में वीडियो बनाएं। आई ऑलवेज मेक माई वीडियोज इन इंग्लिश बट टुडे इट्स फॉर यू गाइस इन हिंदी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलें, और अगर इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहा हूँ वो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना भी ना भूलें। नाउ जब हम बात करते हैं कि क्या कनाडा मुझे मूव करना चाहिए कि नहीं मूव करना चाहिए, इसका आंसर कोई और नहीं, सिर्फ आप और आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आपके इस डिफ़िकल्ट डिसीजन में आपकी मदद करी जा सकती है, और आज उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। मुझे कनाडा में काफ़ी साल हो चुके हैं और ऑब्वियसली इतने सारे सालों में बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा है कि कनाडा क्यों मूव किया या क्यों कनाडा मूव करना चाहिए। तो मैं उन चीज़ों के बारे में फोकस करना चाहूँगा जो लोगों ने मुझे बताई है, जो मुझे खुद फील हुआ है, सो दैट आप लोग अगर उनसे कुछ भी सीख पाएँ या कुछ भी आपको उसके आंसर मिले तो शायद आपकी मदद हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा और वो है फाइनेंशियल सेविंग्स। अगर आपके पास कुछ सेविंग है आपकी पिछली जॉब से, या आपने कुछ सेव कर रखा है अपने फ्यूचर के लिए, तो आपको कनाडा बिल्कुल मूव होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास सेविंग है तो अगर आप मूव करेंगे तो इनिशियल कुछ महीनों के लिए वो सेविंग काम आ सकती है। हालांकि डिपेंड करता है कि आपने कितना सेव किया है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है एक अच्छी जॉब लेने में या सेटल होने में कनाडा में। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप लोग जब आप फर्स्ट टाइम घर रेंट पे लें तो प्लीज़ उन जगह जितना कम से कम हो सके उतने में घर लें। अगर आपको बेसमेंट मिलती है सस्ते में तो आप बेसमेंट लें। हालांकि मैं पर्सनल रिकमेंड नहीं करता बेसमेंट, लेकिन पैसे सेव करने की जहाँ तक बात आती है, बेसमेंट की प्राइस की कंपैरिजन में कुछ भी नहीं मिलेगा। सो बेसमेंट रिकमेंडेड है अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सेविंग्स नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। हालांकि जो मैक्सिमम इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, तो उसका फायदा ये है जब आप कनाडा आएंगे तो आपको अपनी कंट्री मिस नहीं होगी, क्योंकि आपको अपनी कंट्री के लोग आजू बाजू बहुत मिलेंगे। ये भी एक मेंटल स्ट्रेंथ बनती है आपकी जब आप अपने लोगों को आसपास देखते हैं। तीसरा टॉपिक है फैमिली और फ्रेंड्स कितने हैं आपके कनाडा में। अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली या फ्रेंड्स कनाडा में है तो आपको कनाडा बिल्कुल मूव करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है और या फ्रेंड्स हैं कनाडा में तो आपका जो टाइम होगा वो बहुत आसानी से कट जाएगा। आपकी स्ट्रगल कम हो सकती है, आपको जॉब मिलने में आसानी हो सकती है, बिकॉज आपको वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं कौन सी जगह रहना है, क्या खाना है, आपको सब में हेल्प मिल सकती है। सो दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स कनाडा में रहते हैं। अगला पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री मूव करने में, और वो है आपकी करियर की स्ट्रेंथ क्या है। आप कौन सी फील्ड को बिलोंग करते हैं, क्या आपकी फील्ड डिमांड में है कनाडा में, क्या आपकी फील्ड को इनफ सैलरी मिलती है, जो आप चाह रहे हैं, जो पोजीशन आप चाह रहे हैं वो आपको कनाडा में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ों के लिए आप जॉब के पोर्टल्स में जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सैलरी है, किस सिटी में ज़्यादा डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान आउट कर सकते हैं। इमिग्रेशन हमेशा से मेरे हिसाब से एक बिजनेस वेंचर के जैसा है, जिसमें आप अगर जाएंगे तो ही आपको मालूम चलेगा कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर आपका काम नहीं बनता है तो अगेन आप कुछ और स्टार्ट कर सकते हो, आप वापस जा सकते हो, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली वर्थ अ रिस्क। अगला टॉपिक बहुत ही पर्सनल है और वो है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है कि आप किसी नई कंट्री में एक नई स्ट्रगल के लिए तैयार है। बिकॉज जब भी आप किसी कंट्री या किसी नए शहर जाते हैं तो आपको अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ को लैंग्वेज में अडेप्ट करना है, आपको वहाँ के फूड में अडेप्ट करना है, आपको वहाँ के कल्चर में अडेप्ट करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, या आप एक्सेप्ट करना या आप सिचुएशन के मुताबिक मोल्ड हो सकते हैं। अगर नहीं तो शायद कनाडा आपके लिए सही जगह नहीं है।
कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कनाडा मूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज किसी तरह की सेटलमेंट सर्विस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आप अगर इंडिया में बैठे हैं तो आपको यहाँ पे घर नहीं मिल सकता, आपको जॉब नहीं मिल सकती, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे सेटलमेंट सर्विसेज हैं जिसमें आप $1000-1500 दे के वो सारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज आपको हेल्प करती हैं जॉब दिलाने में, इनिशियली घर दिलाने में, गाड़ी दिलाने में, इन सब चीज़ों की आपकी हेल्प हो सकती है। दो अगेन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वो पैसे अगर आप बचा सकते हो तो बचाओ, बिकॉज आपको हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, यूट्यूब पे मिल जाती है, गूगल करोगे आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए भी पैसे ना वेस्ट करें। लेकिन जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा है या वो नहीं चाहते वो हैसल में जाना, बिल्कुल इन सर्विसेज का इस्तेमाल करें। और कनाडा में अगर आपका एक फियर है कि मुझे कनाडा में घर कैसे मिलेगा या कैसी पहली जॉब मिलेगी, आप इन सारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास परमानेंट रेसिडेंट ऑलरेडी आ चुका है। ना अगला, जिन लोगों के पास अच्छे खासे पॉइंट्स हैं एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करने के और परमानेंट रेसिडेंस लेने के, हालांकि एक्सप्रेस एंट्री के बारे में मैंने बात करी है या पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करी है, उन सब के बारे में मैं किसी और वीडियो में कभी और बात करूंगा। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के बारे में जानते हैं, CRS स्कोर के बारे में जानते हैं और आप रेडी हैं परमानेंट रेसिडेंस अप्लाई करने के लिए या आपको आराम से मिल जाएगा, तो प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर इट, क्योंकि अगर आपको परमानेंट रेसिडेंस मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऑल द फैसिलिटीज़ विच आर अवेलेबल फॉर अ कैनेडियन सिटीजन, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो आप बिल्कुल आराम से जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं अगर आपको परमानेंट रेसिडेंस स्टेटस मिल चुका है या आप अप्लाई करने वाले हो, आप एलिजिबल हो उन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी उस जगह पहुँच चुके हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये डिसीजन मेक करना कि कनाडा आए कि ना आए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोगों को बॉदर करती है, वो ये कि कनाडा बहुत सोशल नहीं है। आपका सोशल सर्कल बहुत कम है, यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, या आप जिस कंट्री में हो वहाँ पे सोशल सर्कल आपका बहुत स्ट्रांग है। कनाडा में आओगे आपका सोशल सर्कल स्ट्रांग नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग इसलिए हेजिटेंट होते हैं कि कनाडा ना मूव करें। अगर आप मेरी बात माने तो आप यहाँ पे भी बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं। ऑब्वियसली एक एज पे आके आपको स्कूल और कॉलेज जैसे फ्रेंड्स नहीं बनते, पर तब भी आप अपना सोशल सर्कल डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी ईजी। लेकिन अगर आप अपने बचपन के दोस्तों को मिस करेंगे और उनके साथ ही रहना चाहते हैं तो कनाडा इज़ नॉट राइट फॉर यू। अनदर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आपकी जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं, वो अगर बहुत अच्छी है या बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप जी रहे हो, तो आपको कनाडा शायद नहीं आना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ऑलरेडी एक बेटर लाइफस्टाइल में हो, ऑलरेडी आप वो लाइफस्टाइल में रह रहे हो जो आपको अपनी कंट्री में चाहिए, तो आपको किसी और कंट्री में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फॉर दैट मैटर आप कहीं भी जाएंगे आपको बेकार ही लगेगा। तो आप उस कंट्री में रहिए जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल ऑलरेडी मिली हुई है। क्या फ़ायदा उस अच्छी लाइफस्टाइल को छोड़ के किसी और कंट्री में जाना? मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ी है। सो इफ़ यू आर लिविंग अ ग्रेट लाइफस्टाइल, स्टे इन योर कंट्री। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया है कनाडा मूव करने के लिए, और वो है पॉलिटिकल सिचुएशन प्रेजेंट कंट्री की कैसी है। अगर किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अनस्टेबल है या बहुत डिफरेंट है जो पास्ट में हुआ करती थी, बहुत सारे लोग उस रीज़न की वजह से भी अलग अलग कंट्रीज़ में इमिग्रेट कर रहे हैं, और ख़ास करके कनाडा में। सो अगर आप लोगों को लगता है कि प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है या आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप ऑब्वियसली आपको मूव करना चाहिए, बिकॉज एक स्टेबल पॉलिटिकल कंट्री में रहना ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू स्टेइंग इन अ कंट्री जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल है। एक और रीज़न है जो आपको शायद हेल्प करेगा कनाडा मूव करने में, वो ये है कि आपको कौन सा वीज़ा कैटेगरी के अंडर आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप स्टडी वीज़ा में अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई करो तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, अलग लाइफस्टाइल के अंडर आप आओगे कनाडा में, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है कि आप कनाडा मूव करें कि ना मूव करें। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते और आपको स्टडी वीज़ा के थ्रू आना है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बहुत हेजिटेंट होते हैं कि मैं पैसे नहीं खर्च करना चाहता स्टडी वीज़ा पे, या मेरे पास ऑलरेडी एक एजुकेशन ऑलरेडी है, मैं क्यों पैसे खर्च करके कनाडा जाऊँ, वहाँ पढ़ाई करूँ। ऑब्वियसली उससे मेरे को एक एडिशनल सर्टिफिकेट या मेरी एजुकेशन रिज्यूमे में ऐड होगी, लेकिन मेरे को उसके लिए पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि आप कनाडा मूव करें कि ना मूव करें। हालांकि स्टडी वीज़ा मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट टाइप है जिसमें आप
थोड़े पैसे लगाते हैं अपनी एजुकेशन पे और आपको किसी भी कंट्री में एंट्री मिल जाती है और उसके बाद आपको उसके साथ 3 साल का वर्क परमिट मिलता है या 1 साल का वर्क परमिट मिलता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्टडी वीज़ा। और उस टाइम को आप इस्तेमाल कर सकते हो कंट्री को जानने पहचानने में, जिससे कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बना सकें। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि आपको कनाडा मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू रीच एंड टू फिगर आउट कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स में किस साइड में हो या आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है कि आप कनाडा मूव करो या ना करो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप सारे पॉइंट कंसिडर कर चुके हो और आपको कनाडा मूव करना चाहिए तो प्लीज़ डिले मत करिए, अपनी फाइल तैयार करिए, बिकॉज रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी अच्छे के लिए कभी बुरे के लिए। जितनी जल्दी आप अपनी फाइल लगाएंगे, जितनी जल्दी आप तैयारी करेंगे, उतना आसान होगा, उतनी जल्दी होगा कनाडा आना। कनाडा ने अगले 3 साल के लिए 1 मिलियन लोगों को इमिग्रेट करने का टारगेट बनाया है। सो अगर आप लोग ये चांस मिस करते हैं तो आई डोंट नो कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे या क्या चीज़ें बेटर होंगी कि ख़राब होंगी। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है तो प्लीज़ जाएं और फाइल बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।